बिसात बिछने वाली है। और निश्चित तौर पे मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे जीत कमेरे वर्ग की होगी, मजदूर की होगी, किसान की होगी, छोटे व्यापारी की होगी, यानी जनमानस की जीत निश्चित है। और आज भी अब कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी मास्क नहीं हट रहे हैं। पहली बार मैंने मेडिकल के क्षेत्र में ऐसा देखा है कि मास्क ना लगाने का चालान काटा जा रहा है। किसान आंदोलन को चलते 4 महीने से भी अधिक हो चुका है। लगातार देश का अन्नदाता दिल्ली की सरहदों को घेरे बैठा है, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। दूसरी तरफ किसान भी दृढ़ संकल्प के साथ सरहदों पर डटा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए, जो इस आंदोलन के मूल मुद्दे हैं उन पे बात करने के लिए, एक बर्खास्त प्रोफेसर डॉक्टर अजय बल्हारा और प्रदीप हुड्डा, जो लगातार 4 महीने से इस आंदोलन में बने हुए हैं, उनसे आंदोलन की रूपरेखा को जानेंगे कि किस प्रकार अब ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब स्वागत आप। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बताइए, 4 महीने से भी अधिक किसानों को आंदोलन करते हो चुके हैं, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 22 जनवरी को जहां ये आंदोलन खड़ा था, आज भी ये आंदोलन वही खड़ा है। आगे की क्या रूपरेखा होगी? क्या किसान इसी प्रकार सड़कों पर बैठे रहेंगे? देखिए, आंदोलन तो लंबा चलेगा और मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि देश के हित में आंदोलन का लंबा चलना ही सही है। क्योंकि छोटे जब आंदोलन होते हैं, छोटे विरोध होते हैं, तो उसके अंदर मुद्दे भी बहुत गौण होते हैं, बहुत छोटे और बहुत थोड़े समय को लक्ष्य में रख के। लेकिन जब व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है तो आंदोलन लंबे ही चलते हैं और लंबे ही चलने चाहिए। कारण ये है कि आंदोलन जो है किसी एक चीज़ से चिंगारी लेके शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे जो उपज है उसके रेट के मुद्दे से बात शुरू हो गई, एमएसपी से बात शुरू हो गई। लेकिन समस्या देश की एक्चुअली जो है वो केवल फसल के रेट या एमएसपी नहीं है। समस्या है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन, जो कि बाकायदा लगातार पिछली सरकारों का भी आप इतिहास उठा के देखें तो एक तयशुदा ढंग से एक षड्यंत्र के तहत चला आ रहा है, जो लोकतंत्र स्थापित करने की हमारे फोर फादर्स की मंशा रही होगी। क्योंकि अब वो हमारे सामने नहीं है कि क्या मंशा लेके चले थे, लेकिन जब इतिहास के अंदर झांक के देखते हैं तो जो मंशा हमें लगती है वो एक इस तरह का समाज स्थापित करने की थी जिसके अंदर जनमानस को, वो चाहे उसके पास संसाधन कितने भी हैं या संसाधन बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मूलतः वो इंसान है, इंसानी प्रजाति का है, तो हर एक इंसान को इंसानी गरिमा के साथ जीवन जीने लायक सुविधाएं मिलें, उसकी बात सुनी जाए, उसका पक्ष सुना जाए, उसकी राय जो है वो उस राय से नीतियां बने और देश जो है वो समता मूलक देश जो है वो बने। तो बात जो है जब उपज के रेट पे रुक जाती है या छात्रों की फीस पे रुक जाती है या यूनिवर्सिटी की ग्रांट पे रुक जाती है तो व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं होता है। तो इसलिए जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि अभी क्या, क्योंकि आपने एक चीज़ और कही, 2 रेफरेंस डेट ली कि 22 जून जो है उसके बाद से एक ठहराव इसके अंदर दिखता है, तो मैं इसको एक पॉज की तरह से लेता हूँ। जब रेलगाड़ी या कोई रील जो है चल रही होती है और आपको पॉज एंड पॉन्डर करने की आवश्यकता महसूस होती है कि रुक जाएं और अब सोचें, तो सरकार भी शायद जो है अपनी रणनीति को पुख्ता नहीं कर पाई कि क्या हम किसानों को उनका सम्मान दे के लौटाएं या फिर किसानों को इतना हतोत्साहित कर दें, इतना लंबा खींच दें आंदोलन को कि वो अपने आप अपने वजन से ही आंदोलन गिर जाए। और दूसरी तरफ जो किसान अगुवा हैं, नेतृत्व जो किसान है, उनके सामने काफ़ी लंबी चुनौतियां हैं। सबसे पहली मौसम की चुनौती है, दूसरी जो है सरकार की अनदेखी की चुनौती है, तीसरी बीमारियों की चुनौती है। लगातार जो है शहादत हो रही हैं, बीमारियों से हो रही हैं, अवसादग्रस्त होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। फसल का समय आ गया है, आगामी रणनीति बनाने के लिए समय चाहिए होता है। तो ये समय मैं इस तरह से देखता हूँ कि दोनों तरफ के पक्ष जो है उन्होंने पॉज पे इसको कर लिया है, क्योंकि ये आंदोलन इस धरती के नहीं पूरे विश्व के
इतिहास के अंदर एक निर्णायक आंदोलन साबित होने वाला है, जिससे जो बहुतायत के अंदर बहुसंख्यक कमेरा वर्ग है, जो हमेशा हाशिए पे धकेला गया है, उस वर्ग के अधिकारों की और सत्ता के बीच में जो है नई एक बिसात बिछने वाली है। और निश्चित तौर पे मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे जीत कमेरे वर्ग की होगी, मजदूर की होगी, किसान की होगी, छोटे व्यापारी की होगी, यानी जनमानस की जीत निश्चित है और पूंजीवादी ताकतों की हार निश्चित है। लेकिन देखना यह है कि वो पैसे और बाहुबल के दम पे कितनी देर तक इस जनमानस की ताकत को रोक सकते हैं। आपने आंदोलन की बात की। आंदोलनकारी जो है और सरकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, चूंकि मांग तो सरकार से ही मनवानी है। और अगर आज किसान कमेरे वर्ग की बात करें तो अगर 3 कानून वापसी के बाद की बात करें तो भी किसान कोई स्वाभिमान का और आर्थिक समृद्धि का जीवन जी नहीं रहा। तो आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन से किसी राजनीतिक पार्टी को जन्म लेना चाहिए और डेमोक्रेसी का जो मंदिर है वहाँ तक पहुँच करके किसानों के मुद्दे को, किसान को समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए? देखिए, आपका सवाल बहुत ही जायज़ और वाजिब है और बहुत कम पत्रकार साथी जो है इन सवालों तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए तो मैं साधुवाद देता हूं कि आप ये सवाल उठा रहे हैं। अब बात आती है कि क्या कोई राजनीति जो है इससे जन्म लेगी? निश्चित तौर पे लेगी। और मैं ये कहता हूं कि अगर अभी तक ये बात नहीं चल रही है तो मुखर रूप से बात चलनी शुरू हो जानी चाहिए कि राजनीति के अंदर जब तक कमेरा वर्ग जो है उसका एक बड़ा लायन शेयर जिसको हम कहते हैं जब तक नहीं होगा तो छोटा जो पूंजीपति है, देखिए मैं इस पे थोड़ा सा खुलासा करके आपको समझाना चाहूँगा कि राजनीति किस तरह से पूंजीवाद की गिरफ्त के अंदर फंस गई है। आप देखिए, क्या आज अगर मेरे जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति अगर जनता का समर्थन भी हो और चुनाव लड़ना चाहे तो चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है वो उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। इतनी महंगी एक प्रोसेस बना दी गई है और जानबूझ के बनाई गई है। आप चाहे मीडिया का प्रचार देख लीजिए, आप चैनल्स के ऊपर एयर टाइम खरीदना पड़ता है उनको अपने ऐड देने के लिए, आपको रैलियां करनी पड़ती हैं और एक छुपा हुआ खर्चा जो सबसे मोटा है कि आपको पक्ष और विपक्ष के लोगों को 10-10, 20-20 करोड़ रुपए देके दूसरे के वोट तोड़ने के लिए, अपने समर्थन में वोट जोड़ने के लिए बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। इसके कारण जो है आम आदमी यदि वो जनता का चहेता है तो भी वो इनके साथ इस लड़ाई में, चुनावी रण के अंदर इनके बराबर तराजू में पैसा तोल नहीं सकता है। इसलिए कभी भी ये बहुत निश्चिंत होकर बैठे हैं कि आम आदमी चुनाव लड़के सामने आ ही नहीं पाएगा। तो मैं इसके समाधान के तौर पे इस चीज़ को देखता हूँ, आने वाले वक्त में यदि मासिस इसको समझने लगे, दिक्कत ये है कि जो 80 करोड़ जनता इस देश की है उसको बाकायदा एक षड्यंत्र के तहत अज्ञानी रखा गया है। आप सरकारी स्कूल व्यवस्था देख लीजिए, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए, लगातार 10-10% करके उनकी ग्रांटें ख़त्म की जा रही हैं। हरियाणा में आप जाएँ 2500 स्कूल मौजूदा सरकार ने बंद कर दिए हैं। ये एक रणनीति के तहत चल रहा है कि किसी न किसी तरह से जो एक व्यापक वर्ग है, जो कि मार्जिनलाइज्ड वर्ग है, मासिस हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां जो है वो ज्ञान ग्रहण ना कर लें, वो सवाल खड़े करने ना शुरू कर लें, वो मूल मुद्दों को ना समझ लें। अब जैसे अभी हम बात करते हैं इस आंदोलन के अंदर, तो जो फसल की लड़ाई होती है, फसल के रेट की लड़ाई है, यहाँ फसल के रेट की लड़ाई नहीं है। अगर आप कानून को ध्यान से पढ़ेंगे तो कानून में एक मुझे जो सबसे बड़ा खतरा दिखाई दिया, जिसके बाद मैं नौकरी का भी लालच छोड़ के इसके अंदर लगा, तो वो 2 प्रावधान थे। आप देखिए, एक पत्रिका निकाली 106 पेज की भाजपा ने, जिसके अंदर मंशा ये थी कि जो कृषक समाज है उसको किसी तरह से भ्रमित किया जाए। उस 106 पेज की पत्रिका में लिखा है कि न्याय जो है आपको आपके दरवाजे पे यानी एसडीएम कोर्ट से मिलेगा, जो सबसे नज़दीक है। यहाँ एक गंभीर सवाल ये उठता है कि न्याय की पूरी व्यवस्था के अंदर जहाँ न्याय मिलना होता है तो न्यायवादियों को कानून की जानकारी, व्यापक जानकारी और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी होना जरूरी होता है। मैं सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकारों से कि एक एसडीएम या आपका कोई प्रशासनिक अधिकारी, क्या उसकी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन के अंदर लॉ की डिग्री मेंशन है? कहीं नहीं है। तो वो एक आदमी आम ग्रेजुएट है, तो वो जब कानून की कुर्सी पे बैठ के कानून देने की बात करेगा तो उसको तो कानून के ना प्रावधान पता है, ना जो नेचुरल जस्टिस के लॉज हैं उनका पता है, ना इंडिविजुअल की लिबर्टीज का पता है, ना इक्विटी के नियमों का पता है। तो वो किस प्रकार से न्याय दे पाएगा? उसी के बाद क्लॉज के अंदर एक चीज
चीज़ बहुत खतरनाक मैं देखता हूं कि लिखा है कि जब एसडीएम के माध्यम से कॉन्सिलेशन बोर्ड बनाया जाएगा, उसके अंदर ये मुखर रूप से स्पष्ट लिखा है कि जो 2 प्रतिनिधि किसान की तरफ से आएंगे, 2 प्रतिनिधि व्यापारी की तरफ से आएंगे, तो वो प्रतिनिधि जो है वो कानून जानने वाला, कोई भी जो विधि की जानकारी रखता है ऐसा आदमी यानी वकील नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे की मंशा सोचिए। एक देश के अंदर 80 करोड़ वर्ग को रिप्रेजेंट करता है आज की डेट में। 80 करोड़ लोगों को आप न्याय व्यवस्था से वंचित कर रहे हैं और न्याय के अल्टरनेट के तौर पे आप उनको ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जहां ना तो न्याय करने वालों को कानून की जानकारी है और ना ही जो वादी प्रतिवादी हैं उनको वकील रखने की छूट आप दे रहे हैं। तो सीधा सीधा आप पूंजीवादी जो ताकतें हैं उनको सुदृढ़ कर रहे हैं। कहते हैं कि न्याय की ना इनको जानकारी है क्योंकि ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कम पढ़े लिखे रखा गया है। और उधर से आप कॉर्पोरेट के पास बड़े बड़े जो है इंटेलिजेंट आदमी होंगे, वो चुटकियों में जो है एसडीएम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखेंगे और जीत जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि बड़े जुर्माने लादे जाएंगे, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, जो प्रतिदिन 5,000 रुपये के हिसाब से बढ़ेंगे, तो वो उसके ऊपर कर्ज लादा जाएगा। और बाद में लिखा कि इसकी जो रिकवरी है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट की तरह से की जाएगी, जिसमें सीधे सीधे जो 1858 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, सीधे उसके अंदर लिखा है कि जो भू राजस्व की रिकवरी है वो तो भूमि की कुर्की करके मिलती है। हमारी धरतियां नीलाम होंगी, हमारे घर नीलाम होंगे, हमारे कृषि यंत्र नीलाम होंगे, और उनको जब वो नीलामी होगी तो उनको खरीदेगा कौन? मान लीजिए कि एक गांव है, यहाँ तो सारे ही किसान हैं। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 86.2 छोटी जोत के किसान हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर 136 करोड़ में से 92 करोड़ लोग वो लोग हैं जो छोटी जोत के किसान हैं। तो जब उनकी भूमि किसी तरह से कुर्की में आएगी तो क्या उनके साथी, उनके गांव वाले उसको खरीदेंगे? नहीं। उसको खरीदेगा कौन? वही कॉरपोरेट उनकी ज़मीनों को खरीदेगा। और देखते देखते जो मोदी जी ने 2016 में भविष्यवाणी बरेली से की थी कि 2022 के अंदर कृषक की आय दोगुनी हो जाएगी, वो सत्य हो जाएगी। क्योंकि ये कानून लागू होने के बाद, ये ज़मीनें कॉरपोरेट के हाथ में जाने के बाद, जब उनके पास 2,000 से 10,000 एकड़ के बड़े फार्म हाउसेस होंगे, तो आप देखेंगे 2031 की जनगणना मैं अभी से देख पा रहा हूं कि जब किसान की लिस्ट वहां पे सूची बनेगी कि किसान कौन है, तो अडानीज अंबानीज के नाम किसानों की लिस्ट में होंगे, क्योंकि कृषि भूमि उनके पास होगी। और आज जो किसान है छोटी जोत का, वो सब अपने आप को कहाँ पाएंगे? मजदूर की श्रेणी के अंदर। आसाम के अंदर आप जाके देख लीजिए, जहाँ पे ये कॉरपोरेट खेती उस टाइम से लागू है, वहाँ पे आज उनकी जनगणना के रजिस्टर आप उठा के देखें तो जो मूलतः किसान आज से 20-25 साल पहले था, आज वो मजदूर की लिस्ट के अंदर लिस्टेड होता है। तो यही मोदी जी ने घोषणा की थी कि 2022 के अंदर किसानों की आय दोगुनी होगी, क्योंकि वो एक भविष्य दृष्टा हैं। और उन्होंने देख लिया था कि 2022 के अंदर मैं ऐसे कानून ला रहा हूँ कि 2022 में इन कानूनों के आते ही जो कृषक होंगे वो बड़े पूंजीपति होंगे और उनकी आय तो भैया 2 गुनी क्यों 10 गुनी भी हो जाएगी। तो मैं इस तरह से देखता हूं कि ये जो वक्त है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये, क्योंकि भाजपा देखिए हो सकता है बंगाल या 5 जो राज्यों में चुनाव है उसके कारण रुकी हुई है कि उसके नतीजे आएंगे और फिर देखेंगे हवा का रुख किस तरफ है। क्या हवा का रुख किसानों की तरफ है? तो हो सकता है कि सरकार अपना पैतरा बदले, लेकिन मैं अब भी चेताना चाहता हूं कृषक साथियों को, मजदूर साथियों को, कमेरे वर्ग को, कि आपको अगर उस टाइम ये काले कानून वापस भी लें तो असली लड़ाई उसके बाद शुरू होनी चाहिए कि अब जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको वापस एक एक करके, जिस तरह ग्रेजुअली सरकारों ने उनको छीना है हमसे, कहीं न्याय से हमें दूर कर दिया, कहीं हमें बोलने के अधिकार से। आप मेरा उदाहरण लीजिए, मेरे बाद जो 4-5 आदमी और भी नौकरी से निकाले गए हैं, मेरे से क्या छीना गया? नौकरी नहीं छीनी गई है। एक संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल 14 में अभिव्यक्ति का अधिकार देता है संविधान के अंदर, मैंने फेसबुक पे अपने विचारों को अभिव्यक्त किया तो मुझे उसका दंड मिला, यानी मुझसे एक संवैधानिक अधिकार छीन लिया कि भैया आपको अभिव्यक्ति नहीं करनी है। दूसरी ओर देखेंगे आप जहां बैठे हैं, इसके बाद एक बड़ा बैरिकेड है, 13 लेयर के बैरिकेड में आप अपनी देश की राजधानी के अंदर चल के जा नहीं सकते। तो जो स्वतंत्र विचरण का अधिकार था, इसी देश के नागरिक अपने ही देश में राजधानी में विचरण कर नहीं सकते हैं। एक संविधान फिर से संवैधानिक अधिकार वापस ले लिया। तो जो गिने चुने भाग 3 संविधान का जो मौलिक अधिकारों का था, वो संवैधानिक अधिकार धीरे धीरे लिए जा रहे हैं। और ऊपर जो कवर चढ़ाया है वो कभी हमें फसल के रेट के रूप में दिखता है, कभी जेएनयू की फीस के रूप में दिखता है, कभी स्कॉलरशिप कटने के रूप में दिखता है। असल में ये सारे संवैधानिक अधिकार धीरे धीरे वापस लिए जा रहे हैं, ताकि एक वक्त ऐसा आए कि संवैधानिक अधिकार जनता के पास बचे नहीं और सीधा
सीधा जिस तरह से हिटलर ने किया था। जब वो चांसलर से हिटलर बनता है, उससे पहले उसने संविधान में से मौलिक अधिकार सारे धीरे धीरे वापस खींच लिए, और ये षड्यंत्र चल रहा है, जनता को ये जानना चाहिए। तो आंदोलन असल में उस वक्त सही मायने में शुरू होना चाहिए जब ये काले कानून वापस हों। वो पहली जीत होगी, सरकार की पहली हार होगी। और अब सरकार, आपने देखा है कि दो सांड लड़ते हैं, जब पहली जीत का कदम तब होता है जब एक सांड एक कदम पीछे लेता है। अब उसके बाद पूरी फोर्स लगा के हमें सरकारों को वहां तक धकेलना है जहां से सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के तहत हमारे संवैधानिक अधिकार वापस छीनना शुरू किए थे, उतनी दूर ले जाके हमें इस व्यवस्था को छोड़ना होगा।